हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जिस पेपर का हमारा डिस्कशन है वो 28 जून 2023 का शिफ्ट 4 है। और देखते हैं इस पेपर में क्या है। इससे पहले हमने ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर किया था और आज का ये पेपर मुझे मैट्रिकुलेशन लेवल का दिख रहा है। जनरली हमने पाया है कि मैट्रिकुलेशन लेवल का पेपर होता है आसान, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पेपर भी होगा आसान, लेकिन शायद 1, 2 या 3 क्वेश्चन बेहतर भी मिल जाए। तो देखते हैं विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आपके टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है। Here it is क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, रवि ने एक बैंक से 1380 रुपए उधार लिए, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में चुका दिया। यदि भुगतान 6 समान किस्तों में किया गया तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको। क्या बताया था दोस्त? देख लो, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये चेक करो, ईयर कितने 6, तो आप एक घटा लो, मतलब 5 + 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 और इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो विच इज 6। कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15 गुणे 6 यानी कि 90। अब देखो, हर किस्त में 100 तो आपका मूलधन जा रहा होगा और जो ब्याज जा रहा होगा ना, आप निकालते 5 साल बाकी हैं और फिर 6% के रेट से, फिर 4 साल या 4 किस्तें बाकी हैं 6% के रेट से, उसी को मैंने सिंगल स्टेप में कर दिया। तो अब 90 तो आपको ये यहां से मिल रहा है और हर किस्त में जो आपका मूलधन जाएगा वो कितना जाएगा? वो 100 जाएगा। तो कितनी किस्तें हैं? 6 किस्तें हैं, तो 100 100 100 100 100 6 बार में 600 और 90 यानी कि जो 690 यूनिट है वो 690 यूनिट है 1380 के बराबर। सो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। तो आपका 100 यूनिट निकालना है, जो कि प्रत्येक किस्त में मूलधन की राशि हो जाएगी, मतलब तो प्रत्येक किस्त की राशि, क्योंकि बाकी तो आपका सारा वो अमाउंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 × में 2 दैट इज 200 रुपीज, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा तरीका है। यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो हम देखते हैं 1 साल में अगर 10% है तो 10 से 11 होता, 2 साल में 100 से 121, 3 साल में 1000 से 1331 एंड सो ऑन। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत आसान है। क्या बताया? फिर से बता रहा हूं कि भाई टोटल 10 साल हैं तो 10 में से 1 घटा दो, 9 + 8 + 7 6 5 4 3 2 1 उठा के जोड़ दो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये निकाल लो। हर किस्त 100% आपका मूलधन दे रही है। 10 किस्तें हैं तो 100 × 10 1000 प्लस में जो इंटरेस्ट आपने अवेल किया, दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, बराबर अमाउंट के कर दीजिए। एक किस्त की राशि निकालने के लिए 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200। बस इतना सा था हमारा सोल्यूशन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? ABC 4:7:9 है, BCD 28 36 21 है, तो ABCD का मान बताओ। देख लो बेटा, कह रहे हैं कि A:B:C, ये कह रहे हैं 4:7:9 और B:C:D ये कह रहे हैं 28 36 एंड 21। देख लो, BC दोनों में कॉमन है, दोनों की वैल्यू कर दीजिए बराबर। मुझे दिख रहा है डायरेक्ट 4 गुने का रिलेशन, मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 4 का, तो देखो B की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गई, C की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गई, तो फाइनल निकाल लो। A वैल्यू 16 हो गई, B की वैल्यू 28 हो गई, C की वैल्यू 36 हो गई, D की वैल्यू 21 हो गए। 16 28 36 21, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैट्रिकुलेशन का पेपर रिलेटिवली आसानी होगा, हालांकि पहला क्वेश्चन ठीक था। पहला क्वेश्चन वैसा ही सेम क्वेश्चन उन्होंने ग्रेजुएट लेवल में पूछा और सेम ही क्वेश्चन उठा के वैल्यू चेंज के साथ उन्होंने मैट्रिकुलेशन लेवल में भी पूछ लिया है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा। अगर 225 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो कहते हैं वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था? देखो बेटा, दुकानदार के लिए मैंने मूल्य मान लिया कितना? 100x। यहाँ पर एक रियल वैल्यू है इसलिए मैंने x को इंट्रोड्यूस किया। अगर रियल वैल्यू नहीं होती तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज पे या 100 मान के कैलकुलेट कर लेता। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 25% के लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा? 125x पे बेचा। लेकिन कहते हैं दोस्त, अगर इसे 225 अधिक में बेचे, मतलब 125x में तो उसने पहले से ही बेचा था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जो पुराना बेचा था उससे 225 ज्यादा में बेचा होता, तो प्लस में कितना लिख लीजिए? प्लस में 225, 225 रुपए ज्यादा में बेचा तो उसे 40% का लाभ होता। 100 की वस्तु है, अगर 40% का लाभ होता तो इनटू में 140 / 100 कर रहे होते आप।
डायरेक्ट 140 आता। तो 140x बराबर ये देखो x है यहाँ पर, तो 140x बराबर 125x प्लस में 225। 140x में से 125 जाएगा यानी 15x, ये बराबर आ जाएगा 225 के, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 15 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप 100x लेके चले थे, तो आंसर आ जाएगा 15 इंटू में 100, यानी 1500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सेम प्लेटफॉर्म पे, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं यदि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देख लो, एक तो हो गया रोहन, एक हो गया पवन। कह रहे हैं रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है। पवन के अगर 100 है तो इससे 36% कम यानी कि 64 हो जाएंगे रोहन के अंक। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। भाई 100 थे, 36% कम होंगे तो 100 माइनस 36 64 हो जाएंगे। कह रहे हैं पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। 64 से ये बढ़ा दीजिए कितना, 36 ज्यादा है, अपॉन में 64 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही आपको निकालना है। 4 9 जा और ये कितना आ जाएगा, 4 से आ जाएगा 16, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 900/16। अब आप डायरेक्ट काट लो, 16 5 जा 80 बचेगा 10, 16 6 जा 96, 56.25 वी कैन से इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। जब परसेंटेज का बेसिक पढ़ते हैं तो हम कंपैरिजन बताते हैं, वही है ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा फिरा के पूछ लिया गया कि भाई रोहन इनसे 36% कम है, तो वो जो भी था उसका नाम पवन, रोहन से कितने परसेंट ज्यादा होगा, दैट्स इट, बात खत्म है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.25। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय का 40% है। क्या कह रहे हैं, कुल बचत कुल आय का 40% है, उनकी औसत व्यय 21,000 है, एक्स और वाई का कुल वेतन कितना होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में जाओगे प्रॉब्लम करेगा। ऑप्शन से हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखो औसत व्यय बेटा कितना कह रहा है, 21,000। अगर औसत व्यय 21,000 है तो बोलिएगा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा। दो लोगों का एवरेज है 21, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 42,000 रुपए। अब देख लो, आपको एक बात पता है कि इनकम कैसे बनेगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर ही बनती है। आपको एक्सपेंडिचर पता है। अगर लेट्स से मेरी दोनों कह रहे हैं एक्स और वाई का कुल वेतन, अगर कुल वेतन 60,000 होता तो उसका 40% उनकी क्या हो जाती, बचत होती। 60,000 का 40% होता है 24,000। 42,000 प्लस 24,000 क्या 60 हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये नहीं है आंसर। 70,000, 70,000 का 40% कितना आ जाएगा, 28,000। 28,000 प्लस 42,000, 42 8 50 20 70, यही आंसर है, यही आंसर है, बात खत्म। देख लो, अगर आप इसका 40% निकालते तो इसका 40% आ जाएगा 28,000, जो कि उनकी बचत आ जाएगी। तो दो लोगों की बचत हो गई 28,000, दो लोगों का खर्चा हो गया 42,000। 42 प्लस 28 70 होता है, 70 ये आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। वेरिएबल से करोगे तो x प्लस वाई मान लो टोटल इनकम है, तो उनकी बचत कितनी हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू 2/5। फिर इक्वेशन बनाओगे, दो इक्वेशन चाहिए हो गया, प्रॉब्लम करेगा, और ऑप्शन की हेल्प से वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, 70,000 हमारा सही उत्तर होगा। बिना किसी मेहनत के हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। 13 आदमी एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिनों के बाद 4 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए तो शेष कार्य को अब वे कितने दिनों में करेंगे। देखो 13 आदमी 7 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 13 आदमी का 7 दिन का काम होगा। अब कह रहे हैं 3 दिनों बाद 4 और जुड़ गए, काम कितना हो चुका है, 13 आदमियों ने 3 दिन का काम कर लिया है, तो कुल मिला के 13 आदमियों का 4 दिन का काम अब बाकी है, रिमेनिंग वर्क। ये क्या आ गया, रिमेनिंग वर्क, ये है 13 आदमियों का 4 दिनों का काम। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि 3 दिनों बाद 4 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। अब अगर 4 और पुरुष जुड़ गए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये काम बाकी है, लेकिन इस काम को करने वाले लोग कितने हैं, 13 नहीं बल्कि 17 आदमी, क्योंकि 4 लोग और जुड़ गए। तो 17 आदमी कितने दिनों तक करेंगे,
n दिनों में करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 52 और बटे में 17, दैट इज 3 सही 1/17 दिन में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कार्य को आप वो शेष कार्य को आप वो 3 सही 1/17 दिनों में पूरा करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वैल्यू। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट होगा प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू अगेन दिख रही है, देखते हैं क्या करें। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 21 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 37 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, औसत चाल का मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। सबसे पहले वो 11 किलोमीटर की दूरी चल रही है तो 11 प्लस में देखो 11 के लिए समय कितना लिया गया होगा, तो 11 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि 11/3। ठीक है, आगे आ जाओ। 21 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो प्लस में कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर की दूरी और कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यानी कि 21/5 ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे 37 किलोमीटर की दूरी तो प्लस में आ जाएगा 37 और टाइम कितना लगा होगा, तो 37 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहां पर इन्होंने ट्रेवल किया है। सॉल्व करना है और कुछ नहीं, देख लो 21 10 31 1 32 और 37 और 32 30 30 60 7 2 9, ऊपर तो आ जाएगा 69। 3 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो मैंने 30 यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई। 3 से 10 बार जाएगा तो 11 गुणे 10 110, 5 से 6 बार जाएगा 21 गुणे 6 126, प्लस में 10 से 3 बार जाएगा 37 3 111। आंसर कितना आ जाएगा 3 9 27 का 7 कैरी ऑन तो 3 6 18 2 20 2070 अपॉन में 6 1 7 ये आ जाएगा 2 1 3 1 4 और ये आ जाएगा 1 1 2 1 3 347। कितनी आएगी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं कटेगी, ऑप्शन भी बता रहे हैं। ये 5 बार जाएगा 6 बार जाएगा 3 6 18 तो 1800, तो ये 4 6 24 240 क्रॉस कर जाएगा और 7 6 42 बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा, 5 टाइम्स आएगा। चारों ऑप्शन 5 टाइम्स में है। अब देख लो 5 सही, नीचे 347 होगा तो ये ऑप्शन कट चुका है, ये ऑप्शन कट चुका है, बचे हैं 2 ऑप्शन। बस कंफर्म हो गया यही आंसर है, मुझे सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देख लो 5 सही 335 बटे में 347 क्यों होगा। देखो अगर ये बेटा 5 बार जाएगा, अगर मैं इसको मोटा मोटा 350 भी मान लूं तो कितना आ जाएगा 1750 आएगा, और 1750 से 2017 के बीच का डिफरेंस 300 प्लस के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है। ये 135 तो नहीं हो सकता ना, डिफरेंस तो ज्यादा होगा, तो यही हो सकता है क्योंकि नीचे 347 डिनोमिनेटर में 2 ही ऑप्शन में, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि डिफरेंस कम दिख रहा है, तो यही होना चाहिए आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ऐसे आराम से टिक करके आ पाओगे। तो क्वेश्चन इज सिंपल, कैलकुलेशन को जबरदस्ती ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए बनाए गए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डाउट, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बढ़ता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं कि 15 और 35% की 2 क्रमागत छूटों के लिए शुद्ध छूट कितनी होगी। अब देख लो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, a प्लस बी माइनस ए इंटू में b अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 50 माइनस में कितना आ जाएगा 5 से काट दो 20, 5 से काट दो 3, 5 से काट दो 4, 5 से काट दो 7, 21 बटे में 4 यानी कि 5.25। 50 माइनस 5.25 45 और 44.75 ऑप्शन नंबर ए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 में से 15 गया तो कितना बचा 85, ऐसे कर सकते हो। आपने 100 मान लिया, 100 की वस्तु थी, 15% की छूट दिया तो 85 पे बेचा होगा, 35% की छूट दिया होगा तो 65 पे बेचा होगा। फिर आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करो, कोई पॉइंट नहीं है ऐसा कैलकुलेट करने का। सॉरी यहाँ पे एक ही 100 कटेगा। अब आप फिर काट पीट करो तो उसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर आप ऐसे भी सोचोगे कि 100 की वस्तु है, 15 डिस्काउंट दे दिया तो 85 पे बेचा, फिर आपने 35% का डिस्काउंट दिया तो अब इसका 10% कितना आ जाएगा 8.5, तो फिर 30% कितना आ जाएगा 8 3 24 25.5 और 5% और निकालोगे, फिर जोड़ोगे, फिर लिखोगे, दैट विल टेक टाइम। इसलिए मैंने डायरेक्ट उठा के वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अदरवाइज प्रैक्टिकल अप्रोच से भी ऐसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो सकते हैं विदाउट इवन यूजिंग फॉर्मूला। आपको पता सारे तरीके होने चाहिए, आपके तर्कश में तीर सारे होने चाहिए कि आपको पता हो कि किस टाइम पे
कम समय में मैं किस तरीके से अपना आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 4 घंटे का समय लगता है। एक व्यक्ति को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल औसत गति से दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले मुझे दूरी पता होनी चाहिए। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे में समय। तो अगर मैं डिस्टेंस लिखूं तो 60 × 4 यानी कि 240 किलोमीटर मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। और टाइम कितना आ जाएगा? तो 240 किलोमीटर अपॉन समय बराबर दूरी और बटे में चाल। चाल कितनी है? 50। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 सही 4/5 घंटे। अब देख लो, ये 4 प्लस में 4/5 और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिनट में बदल जाएगा। 4 घंटे 48 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 4 hours 48 minutes। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही आंसर था। आसान ही क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। यूजुअली ये टॉपिक इजी टॉपिक्स है तो जनरली ये क्वेश्चन आसानी से होंगे। कहते हैं 15 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 18 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले टोटल वर्क को बराबर करके एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 15 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 18 महिलाएं उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालो। तो M/F आ जाएगा कितना आपके पास? ये आ जाएगा 18/15, 6/5 यही आ जाएगा। 15 पुरुष 15 दिनों में कर सकते हैं, 18 महिलाएं भी 15 दिनों में कर सकती हैं। तो ये हो गया आपके पास। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल वर्क आपकी क्वेश्चन में निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालो? टोटल वर्क। फिर जो भी कहा है हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क, एक पुरुष एक दिन में करता है 6 यूनिट काम, तो 15 पुरुष कितना करेंगे? 15 छक्का 90 और इंटू में 15, ये आ जाएगा टोटल वर्क। अब देखो इस काम को कितने लोगों से कराना है? 90 × 15 मैंने एज इट इज लिख लिया। कह रहा है 20 पुरुष। भाई एक पुरुष कर रहा है 6 यूनिट काम, तो 20 पुरुष कितना करेंगे? 20 × 6 यानी 120 यूनिट काम। और प्लस में कितनी है? 9 महिलाएं। एक महिला करती है 5 यूनिट काम, तो 9 महिलाएं कितना करेंगे? 45 यूनिट काम। तो ये वैल्यू आ जाएगी 90 इंटू में 15 अपॉन में 165। ये काट दोगे 11 आ जाएगा। 90/11 जो कि वैल्यू नहीं कट रही, कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। देखो दिनों की संख्या को पूरा करने के लिए पूर्णांकित कीजिए। मतलब अब क्या हुआ कि आपको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है, राउंडेड ऑफ टू कंप्लीट नंबर ऑफ डेज। यही मतलब है नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो देखो ये 11 × 8 = 88, तो ये वैल्यू तो बनेगी 8 सही 2/11। नियरेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले टोटल वर्क सारी कंडीशंस का बराबर करके एफिशिएंसी निकालिए, उसके बाद टोटल वर्क निकाल लीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन है जो भी कंडीशन है लगाते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। एकदम आसान सा तरीका है। ठीक है, बढ़ता हूं बेटा अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं जरा देखिए। राजेश अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 12% की छूट देता है। यदि वह सामान को 3500 में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य। कैलकुलेशन है यहाँ पर, क्वेश्चन भी कह रहा है। अब देख लो 30% अधिक अंकित कर रहा है। 100 रुपए का सामान था, अगर 30% बढ़ाकर लिखा तो 130 लिखा। अब इस पर 12% की छूट दे रहा है। इस पर कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 12% का। देखो बेटा 130 का 12% कितना आ जाएगा? 13 × 12 होता है 156, तो 15.6 आएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15.6। इतने का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा? 130 में 15 जाएगा यानी 115, 115 में 0.6 जाएगा 114.4। मतलब उसका जो एसपी है वो ये है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो सामान को 3500 में बेचता है तो उसका सीपी बता दो। मतलब 114.4 यूनिट ये बराबर है 3500 के। तो आपको बताना है क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3500 अपॉन में 1144 में लिख रहा हूं, ऊपर 0 बढ़ा दो, इनटू में 100। दिस मस्ट बी योर आंसर। अब कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, 30 से स्टार्ट है, बस लास्ट के डिजिट में ही अंतर है। सॉल्व भी करना पड़ेगा। काटते हैं, ये तो वैल्यू 4 से कट जाएगी। 4 2 8 बचेगा कितना? 3, 34, 4 8 32 बचेगा, तो 4 छंग 24। 4 से काट दो, ये 25 बार चला जाएगा। फिर 2 से काट दो, 143। 2 से काट दीजिए, 2 1 2,
2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये आ जाएगी वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट ही करना है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो जरा कैलकुलेट करते हैं। 0 फिर 0, 25 पंचे 125 का 5, कैरी ऑन 12, 25 सत्ते 175, 12 187 का 7, कैरी ऑन 18, 25 से कम 25, 25 10 35 8 43, 437500, इसको मुझे 143 से डिवाइड करना है। क्लियरली 3 की रेंज में सारे ऑप्शन है, तो क्लियरली ये दिख भी रहा है कि 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 1 4, 429 बचेगा कितना 8, ये आ जाएगा 85। 0 लगा के 0 बढ़ा दो। अब देख लो 143, 14 छंग 84, अगर मैं 6 बार ले जाऊं, 3600 तो खैर ऑप्शन ही नहीं है, 306 भी ऑप्शन नहीं है, तो या तो 5 होगा या तो 9 होगा, यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा, 5 बार ही जाएगा। 5 टाइम्स में ले गया, 5 3 जा 15 का 5, कैरी ऑन 1, 5 को 20 21 का 1, कैरी ऑन 2, 5 1 5 1 6, 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, 2350 ये वैल्यू आ गई। अब देख लो 143 है, यहाँ पर 2350 है, कितनी बारी आपकी ये वैल्यू जाएगी। यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गया है, 235 बच रहा है, तो कुछ मिस्टेक ही हुआ है, चलो चेक कर ले रहे हैं। मिस्टेक ये हुआ है कि देखो 14 पंचे 70 तो 700 और 3 पंचे 15 तो ये 715 आ जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 4 में 1 जाएगा 3 और यहाँ 135 आएगा, तो ये 1350 अब बचेगा, और ये लगभग 9 टाइम्स आएगा क्योंकि 10 गुना 1430 होता है। 3059 के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 3059.4। तो पूरा ही पूरा कैलकुलेशन करवाया है। यहाँ पर एग्जामिनर ने कई क्वेश्चन मिल रहे हैं जो यहाँ पर कैलकुलेशन पे फोकस किया गया है, आपको देखने को मिल रहा होगा। काफी क्वेश्चन ऐसे दिख गए हमें आज की शिफ्ट में, अभी तक 11 क्वेश्चन में जहां पर कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस किया है, और ऑप्शन इतना नहीं दिया कि अप्रोक्सीमेशन आप लगा पाओ। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं यदि एक विक्रेता 12 पाठ्य पुस्तकों को बेचकर 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करते हैं, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो बेटा ये क्वेश्चन खूब रिपीट हो रहा है। अब मैंने एक आर्टिकल का अगर मैंने एसपी कितना मान लिया, मैंने एसपी मान लिया ₹1, तो भैया 12 का एसपी कितना आ जाएगा, 12 का एसपी आ जाएगा ₹12। यहां पर देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, यही कह रहा है ना, 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है ₹4 का। अब देख लो 12 रुपए सेलिंग प्राइस है, 4 रुपए प्रॉफिट है, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीपी, कि मैंने 12 रुपए का बेचा है और 4 रुपए का लाभ कमाया। अगर 12 का बेच के 4 का लाभ कमा रहे हो तो वस्तु कितने की रही होगी, 12 - 4 यानी कि 8 की रही होगी। अब आपसे कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बराबर आ जाएगा 4/8 इंटू में 100, वैल्यू आ जाएगी 1/2, आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 50% ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का है सही उत्तर। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 13। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 84 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, शंकु की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गोले को पिघलाकर बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले गोले का वॉल्यूम निकालिए, क्या हो जाएगा 4/3, पाई को एज इट इज रखिए, r³ का मतलब 21 का होल क्यूब। अब इसको पिघलाकर कह रहे हैं कि 84 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो वॉल्यूम उसका भी बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, r² मुझे निकालना है और h की वैल्यू है 84। अब देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां से इसको काट के 2 लिख दो और ये 4 बार चला जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो r² बराबर आ रहा है 21 का स्क्वायर, तो r बराबर आ जाएगा 21। त्रिज्या पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप तुरंत पूछिए, अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर ऑप्शन नंबर डी 21 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वार्षिक भुगतान
1500 रुपए के ऋण को 10 वर्षों में 5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाएगा 2 स्थानों तक। बताइए बेटा, जो पहला क्वेश्चन था, होमवर्क है आपके लिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया है सेम लॉजिक पे ये क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही आपका 14 क्वेश्चन है। कैलकुलेशन आप करेंगे, नहीं आएगा तब आप मुझसे पूछेगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कल के सेशन में इसको आपको डिटेल में फिर से बता दूंगा। लेकिन आपका होमवर्क है, आपको करना है, हिंट भी बता दिया पहले क्वेश्चन की तरीके से, ठीक है। तो मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे प्रथम 38 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। n+1/2 होता है, फिलहाल तो यही आंसर है, सिंपल सा n+1/2 होता है, दैट्स दिस। तो 38 + 1 39/2 19.5 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। या फिर किसी लोगों को लग रहा होगा ऐसे कैसे, तो सम निकालोगे, डिवाइडेड बाय 38 करोगे, सन क्या हो जाएगा n इंटू में n+1/2। अब देख लो कहां से मैंने फॉर्मूला बताया वो भी बता दे रहा हूं कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, यही होता है फॉर्मूला। तो अब देख लो यहां पे आ जाएगा 38 इंटू में 39/2, ये तो योगफल आ गया। अब मुझे एवरेज निकालना है तो 38 से काटना पड़ेगा, तो ये आप 38 लिखोगे तो बचा कितना 39/2। या फिर मैं n से डिवाइड करूंगा यहां से, तो n इंटू में n+1/2 और ये आ जाएगा n। तो आपका फॉर्मूला बन गया n+1/2। तो सिंपल सी बात थी, एकदम आसान सा, और ना जाने कितनी बार ये रिपीटेड चीजें हैं, पता होनी चाहिए। एपी से आप निकाल सकते हो, बात वही आएगी, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारा 19.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 16। मीन प्रोपोर्शन कह रहे हैं साहब, इसका मीन प्रोपोर्शन, तो देखो बेटा मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ये कर लीजिए और यहां पर मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, यही होता है मीन प्रोपोर्शन। अब देखो यहां से कितना निकलेगा 25, यहां से कितना निकलेगा 49, यहां से कितना निकलेगा 7, यहां से कितना निकलेगा 5, 5 से काटो 5 टाइम, 7 से काटो ये, और ये अंडर रूट तो हट जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आंसर 5/7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन था, वैल्यू बस देखने में बड़ी लग रही है। और एक दिक्कत आपको आ सकती है कि 2401 अगर आपको याद है कि 49 का स्क्वायर होता है तो थिंग्स विल बी इजी, अदरवाइज आप इसमें टाइम लगाओगे, तो वो चीज आपको देखनी है। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ दम नहीं थी, डायरेक्ट उठा के सॉल्व करना था। 5/7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर भी मुझे कैलकुलेशन दिख रहा है क्योंकि क्लोजेस्ट ऑप्शन है, तो लेट्स डू इट। कह रहा है 1,35,000 पर 6 साल के लिए 6 कंप्लीट 3/4% पर एनम के रेट से साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो 135,000 इंटू में 6 इंटू में 6 चौका 24 3 27/4 डिवाइडेड बाई 100। ये कैलकुलेट करना है, 2 3 2 2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। 2 6 12, 2 7 14, 675 इंटू में 3 इंटू में 27, ये वैल्यू आ रही है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, जरा मेरी बात सुनना। देखो यहां से कितना बच रहा है 675, यहां से बचा है 3, यहां से बचा है 27। मैं 81 करके कर सकता हूं, यहां से 27 से 81 फिर मल्टीप्लाई कर लूँ। दूसरा एक बात मुझे समझ में है, आंसर 5 से कटेगा, चारों ऑप्शन कट रहे हैं। आंसर 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, जरा चेक करो। 5 4 9 8 17 7 24 5 29 नहीं हो सकता आंसर। 5 4 9 6 15 7 22 5 27 हो सकता है आंसर। 5 4 9 4 13 7 20 5 25 नहीं हो सकता आंसर। 5 4 9 5 14 7 21 5 26 नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हो। भाई मैंने देखा कि ये नंबर 3 से कट रहा है, इसमें 9 भी आ रहा है, तो 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, मतलब सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय ईदर, मतलब बोथ 3 and 9 बोथ। 9 से कटेगा तो 3 से बाय डिफॉल्ट कट जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर अंकों का योगफल 9 से कट रहा है। 5 4 9 6 15 7 22 5 27, बाकी तीनों ऑप्शन कट ही नहीं रहे, तो यही आंसर होगा। विदाउट इवन कैलकुलेशन हम यहां पर कर सकते हैं। डिजिटल सम भी यहीं पे लग जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो फिलहाल सिंपल इस थिंग कि यहां पर मेरा आंसर आ गया, बात है, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं जरा देखो। 8 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार गेंद को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इस तरह के एक हिस्से का वक्र क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया,
तो वक्र क्षेत्रफल को हरे रंग से रंगना है, जबकि दूसरे हिस्से को लाल रंग से रंगना है। दोनों गोलार्ध के आधारों को नीले रंग से रंगने की लागत ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि वक्र क्षेत्रफल को रंगने की लागत ₹3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोलार्ध को रंगने की लागत क्या होगी? गोलार्ध को रंगने की लागत क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगेगा। देखो बेटा, एक ये गोला है, ठीक है, और अब मैंने इस गोले को काट दिया यहां से। अब जब मैंने काट दिया तो ये गोला दो पार्ट में आ गया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट यहीं पर अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये ऐसे हो रहा होगा। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इस तरह एक हिस्से के वक्र क्षेत्रफल को हरे रंग से रंगना है। मतलब क्या हुआ? मतलब आपसे कह रहा है दोस्त, इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इसको हरे रंग से रंगना है। और क्या कह रहा है? जबकि दूसरे हिस्से को, एक हिस्से को वक्र क्षेत्रफल को हरे रंग से रंगना है, जबकि दूसरे हिस्से को लाल रंग से रंगना है। ठीक है, यहां पर इसको लाल रंग से रंगना है। खैर कलर पे हमको बहुत ज्यादा जाना नहीं है, बट फिर भी अब बना दिया है तो मैं बना दे रहा हूं कि मान लो इस पार्ट को हमें रेड कलर से कलर करना है। ठीक है, ये हमारा रेड पार्ट है, इसको ग्रीन है। अब क्या कह रहे हैं? दोनों गोलार्धों के आधारों को नीले रंग से रंगना है। अब देख लो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये मुझे ब्लू कलर से रंगना है। इस सब की जरूरत नहीं थी, बस बताने के लिए ताकि आपको विजिबल हो। अब देखो दोस्त, इस पार का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4πr²। ये वाला पार्ट है, इतने का कितना हो जाएगा? 2πr²। ये जो रेड वाला पार्ट है ये भी हो जाएगा 2πr²। और जो ये वाला पार्ट है दिस इज πr², दिस इज πr²। इन सब की जरूरत पड़ेगी इसीलिए लिख रहा हूं। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है दोनों गोलार्ध के आधारों को नीले रंग से रंगने की लागत है 2। मतलब ये 2πr² की वैल्यू निकालनी है। दोनों गोलार्धों का, देखो यही कह रहा है ना। अब क्या कह रहे हैं? देखो, दोनों गोलार्धों के आधारों को नीले रंग से रंगने की लागत, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ये वाला पार्ट, और इसको मुझे ब्लू कलर से रंगना है जिसकी लागत मुझे दे रखी है। तो πr² इधर, πr² इधर, मतलब 2πr² की लागत मुझे कितने के हिसाब से निकालनी है? ₹2 के हिसाब से निकालनी है। और क्या करें? जबकि वक्र क्षेत्रफल को रंगने की लागत, कलर कुछ भी हो लेकिन लागत सेम है, ₹3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र क्षेत्रफल 2πr² इधर का, 2πr² इधर का, यानी कि 4πr²। 4πr² की लागत मुझे 3 के हिसाब से निकालनी है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहां पर भैया डेसिमल में, और कह रहे हैं पाई बराबर 3.14 रख लो। तो जरा मैं करता हूं, 2 इंटू में 3.14 इंटू r²। अब देखो 8 सेंटीमीटर व्यास है बेटा, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इंटू में 4 गुणे 4 यानी कि 16, और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा मैं करता हूं, देख लो ये कितना आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 2 से 2 3 6.28 इंटू में 16 इंटू में 2, 16 8 128 का 8 कैरी ऑन 12, 16 2 32 12 44 का 4 कैरी ऑन 4, 16 छक्का 96 400, 100.48 इंटू में 2, जिसे मैं कह सकता हूं 200.96। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200.96। अब देख लो यहीं से एक और बात निकालनी थी, इसीलिए इतना ब्रेक करके किया कि देख लो यहां पर आपको एक बात दिख रही है, 4πr² निकालोगे 2πr², 2πr², ये आ गया 2πr² जिसकी वैल्यू 100.48। तो 4πr² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200.96 इंटू में 3, और इनको उठा के आपको जोड़ देना। देखो 200 3 600, और 600 200 800, और 0.96 को 3 मान लो मोटा मोटा, तो लगभग 804 के आसपास वैल्यू आएगी। पहला ऑप्शन जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं भी दिखा दूंगा। अब पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूं। देखो पहला ऑप्शन 803.84 है, मैं भी कह रहा हूं 804 के आसपास वैल्यू आएगी। अब देखना, ये रहा पहला ऑप्शन। इन दोनों के जब आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू लगभग वही आ जाएगी, 803.84, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए थी। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन करेगा दिक्कत। क्वेश्चन ठीक है, अगर मैं मैट्रिकुलेशन लेवल के हिसाब से बात करूंगा तो ओवरऑल दिस पेपर इज ओके, मतलब मॉडरेट पेपर है, आसान भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। पेपर बढ़िया था, क्वेश्चन बढ़िया है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं साहब 4 संख्याओं का औसत 44 है,
तो 4 नंबर्स का एवरेज कितना है 44। कह रहे हैं y, पांचवी संख्या y को शामिल करने पर एवरेज 42 हो जाता है। 5 नंबर है, कोई नंबर है y, इसको शामिल करने पर एवरेज 42 हो जाता है y का मान। अब देख लो वही डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, भाई 5 लोग हैं, सबको 42 रुपए के हिसाब से बांटने थे, लेकिन पहले 4 लोगों को आपने 44 दे दिया। 42 देना था, 44 दे दिया, यानी कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा दे रहे हो। 42 देना है, 44 दे रहे हो, कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, मतलब आप 2 के लॉस में चल रहे हो। एक बंदे पे 2 का लॉस, तो 4 बंदे पे 8 का लॉस माइनस का 8। 4 बंदे पे कितने का लॉस? 8 का लॉस, सॉरी कितने का लॉस? 8 का लॉस। तो इनको 42 मिलना था, लेकिन 8 कम मिलेगा, यानी 34 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस को आसान कर देता है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, 42 पंचे 210 हो जाता, 44 गुणे 4 करके घटा के निकाल लेते, बट कोई पॉइंट नहीं था। एक मेथड अगर आपने सीखा, कितनी भी टेक्निकल, कितनी भी क्रिटिकल वैल्यूज हो, मतलब डेसिमल में एंड ऑल, यू कैन इजीली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बढ़ता हूं दोस्त अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं? एक आदमी एक साइकिल को 10% के नुकसान पर 990 में बेचता है। 24% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? अब आंसर मुझे देख के पता चल रहा है कि आंसर 31 से कटेगा। 124 मुझे दिख रहा है, तो 31 भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 31 से डिविजिबिलिटी निकालने में लगेगा टाइम, तो पूरा करेंगे। भाई 10% के लॉस पर बेच रहा है, मतलब 90% की वैल्यू 990 है, 24% का लाभ चाहिए, यानी 124% की वैल्यू चाहिए। 990 अपॉन में 90 इंटू में 124, ये कितना आ जाएगा? 11। 11 गुणे 24 तो 4, 124 तो 4, 4 2 6, 2 1 3, 1364। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1364 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल ही क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है नहीं, वही कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग जो हम हमेशा लगाते हैं, वही क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 120? 120 से कटना चाहिए। अब देखो बेटा 120 है, ठीक है। अब 120 का मतलब नंबर एक तो मुझे दिख रहा है 3 से, 2 से तो सब कुछ कट रहा है, 3 से चेक कर लो। 7 1 8 3 11 6 17 नहीं कट रहा। 7 1 8 3 11 6 17 नहीं कट रहा। 7 1 8 2 10 8 18 कट रहा है। 5 1 6 6 12 2 14 नहीं कट रहा। 4 1 5 2 7 4 11 नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई 120 अगर कोई भी संख्या अगर 120 से कटेगी तो एक बात तो कंफर्म है, 2 से कट रही होगी, 3 से कट रही होगी, 4 से भी कट रही होगी। 2 मुझे सब जगह दिख रहा है, 4 भी मुझे सब जगह दिख रहा है, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी बड़ी स्पेसिफिक है, तो सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो बस मैंने उतना चेक किया। देख लो 7 1 8 3 11 6 17, 3 से नहीं कट रहा, नहीं हो सकता। 7 1 8 2 10 8 18, 3 से कट रहा है, हो सकता है। 5 1 6 6 12 2 14 नहीं हो सकता। 4 1 5 2 7 4 11 नहीं हो सकता। ओनली वन ऑप्शन विच इज whose sum of digits is divisible by 3, तो केवल यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज थर्ड प्रोपोर्शनल। इसके बिना तो आपका पेपर दोस्त पूरा ही नहीं होता। क्या हो जाएगा? c बराबर बी स्क्वायर अपॉन है, तो मतलब 36 इंटू में 36 अपॉन में 12। बहुत बार बता चुका हूं, कम से कम 30 बार, इसलिए अब डायरेक्ट ही करूंगा। 12 3 36, 36 3 108। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 23। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। कहते साहब अन्विता की मासिक आय 28,500 रुपए और उसका मासिक खर्च 22,500 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है ट्रिकी, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम कितनी है दोस्त? 28,500। एक्सपेंडिचर कितना है? 22,500। सेविंग कितनी रही होगी? 6,000 रुपए की। अगर मैंने इसको 16% बढ़ा दिया, यही कह रहे हैं ना कि इनकम में 16% की वृद्धि हो गई, और इसको मैंने कितना बढ़ा दिया है? 10% बढ़ा दिया है। तो देख लो इसका 10% हो जाएगा 2250। कितना आ जाएगा? 2250। जोड़ो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,750। तो उसका नया खर्चा आ जाएगा। अब देख लो इसकी इनकम में कितने की वृद्धि होगी? भाई इसका 16%। 16 पंचे 80 का 0 कैरी ऑन 8। 16 पंचे 80 का 0 कैरी ऑन 8। 16 8 128 और 8 136 का 6 कैरी ऑन 13। 16 2 32, 32 42 3 45। 4560 बढ़ गई। कितनी आ जाएगी? 0। ये आ जाएगा 6। 5 5 10 का 0 कैरी ऑन 1। 8 1 9 4 13 का 3 कैरी ऑन 1, 33,060। अब देख लो
अब उसकी सेविंग कितनी है? अब वो 33,060 रुपए कमा रहा है, 24,750 रुपए खर्चा कर रहा है, सेविंग कितनी हो जाएगी दोस्त? शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 8,310। पहले वो 6,000 बचा रहा था, अब वो 8,310 बचा रहा है। कितना ज्यादा बचा रहा है? 2,310 रुपए बचा रहा है। परसेंटेज इंक्रीमेंट तो 6,000 के रिस्पेक्ट में 2,310 ज्यादा बचा रहा है। ये कट गया, कितना आ जाएगा? अब ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये वैल्यू है आपके पास 2,310, 6 18 बचेगा, 5 51, 6 8 48 बचेगा 3, 38.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन शिफ्ट में देखने मिले हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस किया गया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए थी, इस पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हियर इट इज, कौन सा द नंबर इज डिविजिबल बाय। अब 4 ऑप्शन है, किससे ये संख्या कट रही है? सम ऑफ ऑल दैट, देखो 4 से नहीं कट रही है, ये तो बात खत्म हो गई क्योंकि 26 नहीं कट रहा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंतिम में 2 अंक कटने चाहिए। अब 9 और 6 में मतलब 3 से कटना चाहिए, तो अब देख लो इनको जोड़ लो, 9 7 16 4 20 5 25 8 33 1 34 2 36 9 36 9 45 7 52 4 56 2 58 6 64। 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा तो ना इससे कटेगा ना इससे कटेगा, आंसर 11 होगा। बाकी आप चेक कर लो, 9 4 13 13 8 21 21 2 23 23 7 30 30 2 32। आगे बढ़ जाओ, 7 5 12 12 1 13 13 9 22 22 4 26 26 6 32 32 माइनस 32 जीरो हो रहा है, या तो जीरो होता है या 11 होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आंसर आपका 11 से कटेगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, प्लेन डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, मेधा बाइक से 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से 81 किलोमीटर, साइकिल से 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर और कार से 45 किलोमीटर पर आवर की गति से 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन। अब देख लो बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी? सबसे पहले देख लो, 81 किलोमीटर चल रहा है और टाइम में निकालते जाओ। 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से 81 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा? दूरी बटे में चाल। आगे बढ़ जाओ, फिर क्या कह रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 12 किलोमीटर, तो अब ये चल रहा है 12 किलोमीटर किसकी चाल से? 12 बटे में 6, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 270 किलोमीटर, तो आगे चल रहा है 270 और टाइम कितना लगेगा? तो 270 बटे में 45। कैलकुलेट कर लो। अब ये देखो 2 1 3, ये कितना आ जाएगा? 8 1 9 7 16 का 6 कैरी ऑन 1 और 1 का मतलब 2 1 3, 363 किलोमीटर टोटल वो चल रहा है। ये कितना आ जाएगा? 27 3 81, 6 से काटोगे 2 बारी, 45 से काटोगे 6 बारी, 6 2 8 8 3 11, 11 3 33, 11 3 33। ऑप्शन इज बी, 33 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये शिफ्ट हो गई फिनिश, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, जैसा मेरा आपका वादा था कि मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। अभी पीवाईक्यू भी कराने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज भी कराने हैं। पीवाईक्यू में भी हमें लग रहा है अभी 12 पेपर तो सिर्फ 23 के बाकी होंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, एक तरीका यह है कि मैं हफ्ते में 3 दिन पीवाईक्यू कराऊं, 3 दिन मोस्ट एक्सपेक्टेड कराऊं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले पीवाईक्यू फिनिश कर दूं और सीधा फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड चलाऊं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा तरीके में आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आपकी ज्यादा लर्निंग हो पाएगी। हम 3 दिन पीवाईक्यू 3 दिन मोस्ट एक्सपेक्टेड लेके चलें, या पूरा पीवाईक्यू फिनिश करके तब मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टार्ट करें। तो आप जैसा कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे की क्लास अपनी प्लान करेंगे। मिलते हैं कल एक नई शिफ्ट के डिस्कशन के साथ। तब तक दोस्त पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, 2024 निश्चित ही आपका होगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। मिलते हैं कल 3 बजे एक बार फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।